गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फर्नेस के अंदर। स्पेशली अगर हम लोग बात करें लास्ट लेक्चर की तो उसमें हमने देख रहे थे डायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल समझा दिया था कि भाई किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कौन से फीचर्स होते हैं डायरेक्ट आर्क फर्नेसिस के। यहाँ से बाकी है ऑपरेशन से हमने स्किप किया था, स्किप तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से रुक गया था। तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फर्नेस है डायरेक्ट आर्क फर्नेस, उसका ऑपरेशन मतलब वो किस तरीके से काम करेगा। क्लियर है? तो आपको कल का ही लेक्चर कंटिन्यूस करना है, वही थियरी है, उसी को हम आज कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो टाइटल लगाइए ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्ट आर्क फर्नेस। द इंटीरियर ऑफ द फर्नेस इज प्रीहीटेड बिफोर प्लेसिंग द मेटल चार्ज इनटू द फर्नेस। आप कभी भी अगर फर्नेस को चालू करना चाहते हैं, मेटल को उसके अंदर या उसके थ्रू मेल्ट करना चाहते हैं, तो मेटल चार्ज फर्नेस के अंदर एंटर करवाने से पहले उसका जो इंटीरियर पोर्शन है उसको प्रीहीट किया जाता है। द फर्नेस इज चार्ज आइदर बाय स्विंगिंग ओवर द रूफ और थ्रू द चार्जिंग डोर। आप ऊपर से भी कर सकते हैं, फर्नेस को आप ऊपर से खोल के वहाँ से भी आप मेटल को चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो चार्जिंग डोर दिया गया है लेफ़्ट साइड पे वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, मेटल को फर्नेस के अंदर एंटर करवा सकते हैं। दैट मीन्स फर्नेस को चार्ज कर सकते हैं। आफ्टर प्लेसिंग द कोल्ड चार्ज ऑन द हार्ट ऑफ द फर्नेस, हम जो मेटल अंदर एंटर करवाएंगे वो रूम टेम्परेचर पे होगी। तो जो मेटल हम चार्ज करवा रहे हैं वो कोल्ड चार्ज होगा, जिसको हमने क्या किया है तो कि फर्नेस के अंदर एंटर करवा दिया है। नाउ इलेक्ट्रिक आर्क इज ड्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड मेटल सरफेस। ये जो हमने मेटल के टुकड़े डाले हैं उसके सरफेस ऊपर जो इलेक्ट्रोड होंगे ग्रेफाइट के, उसके बीच में स्पार्क क्रिएट होगा। बाय लोअरिंग द इलेक्ट्रोड डाउन टिल द करंट जंप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड चार्ज सरफेस। मैंने आपको बोला था कि जो ग्रेफाइट के रोड है 3, वो स्लोली नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपको वो मूवमेंट देनी है कब तक, जब तक करंट इलेक्ट्रोड से जंप होके मेटल का जो भी चार्ज है उसकी सरफेस पे अगर जंप होके नहीं जा रहा है, मतलब स्पार्क क्रिएट नहीं हो रहा है, तब तक आपको उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन देना है। फिर जब मोशन देते देते स्पार्क होने लगे तो फिर रुक जाना है। ठीक है, अब स्पार्क होगा, यूजुअली जो गैप जनरेट हुई है इलेक्ट्रोड और मेटल जो हमने एंटर करवाई है उसकी सरफेस के बीच में गैप होगी। गैप में या फिर गैप के बीच में आर्क क्रिएट हुआ होगा, आर्क की वजह से टेम्परेचर क्रिएट होगा और उसकी वजह से मेटल मेल्ट होगी। दिस आर्क गैप इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोमेटिक कंट्रोल which rises or lower the electrode and maintain the desired arc gap। स्लोली क्या होगा तो कि जो इलेक्ट्रोड है या फिर मेटल जो है वो मेल्ट होता जाएगा और गैप बढ़ती जाएगी। तो जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करेगा तो कि स्लोली जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो गैप बढ़ती जाएगी, तो वो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड को नीचे की ओर लाता रहेगा, यानी डाउनवर्ड मोशन प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे डिसाइडेड कांस्टेंट डिस्टेंस जो है मतलब जो आर्क गैप है वो मेंटेन रहेगा, कॉन्स्टेंटली आर्क प्रोड्यूस होता रहेगा और कंटिन्यूसली जो भी मेटल है वो मेल्ट होती रहेगी। ठीक है, ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए, ये सब पैरेलल में चलता है। दिस आर्क प्रोड्यूस अ टेम्परेचर ऑफ 11,000 डिग्री फ़ारेनहीट अप्रोक्सीमेटली। 11,000 डिग्री फ़ारेनहीट जितना टेम्परेचर आर्क की मदद से फर्नेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। द मेटल
द मेल्ट मेटल द स्क्रैप, जो थोड़ी मेटल पिघलेगी वो और मेटल को पिघला लेगी, टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। बिफोर पोरिंग द लिक्विड मेटल इनटू द लेडल, द फर्नेस इज टिल्टेड बैकवर्ड एंड स्लैग इज पोर्ड ऑफ फ्रॉम द चार्जिंग डोर। हमारा जो फर्नेस है इस शेप का, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे टिल्ट करके रखा है। तो जैसे ही मोल्टन मेटल पिघल जाए, आप इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो और यहाँ पे ये हमारी मेटल पिघली हुई है, तो टैपिंग डोर खोलने से पहले, मेटल को बाहर निकालने से पहले, यहाँ पे जो चार्जिंग डोर है ना, उसको थोड़ा ओपन करके मेटल के ऊपर जो यहाँ पे स्लैग जमा हुआ होगा, जो स्लैग फॉर्मेशन हुआ होगा यहाँ पे मेटल के ऊपर, तो चार्जिंग डोर खोल के हमको क्या करना है, तो कि ये जो स्लैग है उसको बाहर निकाल लेना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कि ये जो हमारा टिल्टिंग फर्नेस है उसको हम लोग लेफ़्ट साइड पे टिल्ट करवाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे झुकाएंगे, जिससे ऊपर वाला स्लैग है वो निकल आएगा। फिर चार्जिंग डोर क्लोज कर देंगे। अब दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, तो कि टैप होल है, टैपिंग डोर है, उसको ओपन करेंगे और इस बार हम लोग फर्नेस को राइट साइड पे टिल्ट करवाएंगे। इस बार हम लोग फर्नेस को क्या करेंगे, राइट साइड पे टिल्ट करवाएंगे। तो जो भी पिघला हुआ मेटल है, मोल्टन मेटल है, वो टैपिंग डोर के थ्रू बाहर आएगा और नीचे जो भी लेडल रखा है उसके अंदर वो फिलअप हो जाएगा, यानी पोरिंग हो जाएगा उसका। क्लियर है? आफ्टर दैट द फर्नेस इज टिल्टेड फॉरवर्ड एंड मोल्टन मेटल इज टेक ऑफ इनटू द लेडल। जैसे मैंने बताया, फिर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन में राइट साइड पे फर्नेस को टिल्ट करवाना है और मोल्टन मेटल को बाहर निकाल लेना है। तो ये हो गया बेसिकली ऑपरेशन, या फिर बेसिक ऑपरेशन बोला जाता है किसका, तो कि भाई डायरेक्ट आर्क फर्नेस है, ये जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस हमने देखी थी उसका बेसिक ऑपरेशन, यानी किस तरीके से वो वर्क करेगा, काम करेगा वो। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, उसी थियोरी को कंटिन्यूस करते हुए, एडवांटेजेस। डायरेक्ट आर्क फर्नेस जो है हमारी, उसके एडवांटेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? एडवांटेजेस के साथ साथ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके डिसएडवांटेजेस और लास्ट में एप्लीकेशन। उसके साथ हमारी थियोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप लोग टाइटल लगाएंगे एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो एडवांटेजेस की बात करेंगे तो उसमें पहला है, अनलाइक क्रूसिबल फर्नेस, डायरेक्ट आर्क फर्नेस अंडरटेक्स अ डिफाइनेट मेटल रिफाइनिंग सीक्वेंस। जैसे क्रूसिबल फर्नेस में हम लोग अलग अलग मेटल को पिघाल सकते थे सीक्वेंशियल स्टेप में, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आर्क फर्नेस के अंदर डिफाइनेट मेटल रिफाइनिंग सीक्वेंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ मेटल कैन बी केप्ट टू एक्यूरेट लिमिट। जैसे ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता था, तो क्या मेटल के साथ कोयला या फिर उसके डिसॉल्व गैसेस, लाइमस्टोन के कुछ पार्टिकल्स आ जाते थे मिक्स होके, तो वहाँ पे उसको मोल्टन मेटल को एनालिसिस करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। प्योर मेटल ज़्यादातर निकलेगी अगर स्लैग को रिमूव कर देंगे तो द एनालिसिस ऑफ द मेटल कैन बी केप्ट टू एक्यूरेट लिमिट। एक सही लिमिट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्टन मेटल को एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि और कोई अशुद्धियाँ इसके अंदर अभी होगी नहीं। एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज अबाउट 70%। जो एफिशिएंसी है ऑल ओवर ऑपरेशन की या फिर पूरे फर्नेस की जो एफिशिएंसी है वो नियरली 70% है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फर्नेस एटमॉस्फेयर अबाउ द मोल्टन मेटल। एक टेम्परेचर आ जाएगा फर्नेस का, उस टेम्परेचर पे मोल्टन मेटल मेल्ट हो जाएगी, सॉरी जो भी मेटल है, जो भी स्क्रैप है वो मेल्ट हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन मेटल में। तो अब ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना या फिर उसको कंट्रोल करना, ये डायरेक्ट आर्क फर्नेस के अंदर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है।
लेकिन अगर आप कुपोला फर्नेस देखोगे, ब्लास्ट फर्नेस देखोगे, तो वहाँ पे ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है मेटल का, वो कंट्रोल करना, मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन डायरेक्ट आर्क फर्नेस में ऐसा होगा नहीं, सिंपल है। इट कैन मेक स्टील डायरेक्टली फ्रॉम द पिग आयरन एंड स्टील क्रैप। स्टील का जो स्क्रैप है, यानी जो बंगार आएगा स्टील का, उसमें से, या फिर जो पिग आयरन आता है, रॉ मटेरियल है स्टील का, तो उसमें से हम लोग डायरेक्टली स्टील को बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल चीज़ है, आप स्टील का स्क्रैप लेके आइए, बंगार, या फिर उसका जो रॉ मटेरियल है पिग आयरन, तो दोनों में से आप डायरेक्ट आर्क फर्नेस को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टील को बना सकते हैं, और उससे कास्टिंग भी कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा कंपोनेंट भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट आर्क फर्नेस के एडवांटेजेस है, यानी क्या क्या फ़ायदे होंगे इस फर्नेस को यूज़ करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाला है डिसएडवांटेजेस, दैट मीन्स लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ द हीटिंग इज़ हायर देन द क्रूसिबल फर्नेस। अब यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करवाऊँगा। अगर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग फ्यूल के तौर पे, यानी फ्यूल लेंगे कोयला। फिर जब हम लोग क्रूसिबल फर्नेस यूज़ करेंगे तो उसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे कोयला, या फिर और कोई ऑयल होगा या फिर गैस होगा। और यहाँ पे डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी भी कौन सी, तो कि जिसका वोल्टेज हायर होगा, जिसका करंट का रेंज एम्पियर वाइज हायर होगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो इसी वजह से क्रूसिबल फर्नेस की कंपेयर में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, स्पेशली डायरेक्ट आर्क फर्नेस का जो रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, परचेसिंग कॉस्ट है, ये सब जो आप खर्चा गिनोगे वो ज़्यादा होगा। और जो रनिंग कॉस्ट है, मतलब उसको जो ऑपरेट करने में, उसको जो कंटिन्यूसली चालू करने में जो खर्चा होता है, चालू रखने में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पावर कंजप्शन है, वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए थोड़ा महंगा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला वही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ द फर्नेस इज़ हाई। ये जो फर्नेस है डायरेक्ट आर्क फर्नेस, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट है, इसको हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर का करंट ऑलवेज रिक्वायर होगा, नेसेसरी है। जब तक आप ये सप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये फर्नेस चलेगी ही नहीं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, पावर रेटिंग इसका ज़्यादा है, तो रनिंग कॉस्ट भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको बहुत पैसा लगेगा चलाने में। और लास्ट है कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क इज़ डिफ़िकल्ट। देखिए दो चीज़ है, एक है कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क और दूसरा है कंट्रोलिंग ऑफ द फर्नेस। तो ऑल ओवर आप अगर कंट्रोलिंग देखोगे ना, कि आपको अगर पूरी फर्नेस को कंट्रोल करना है, तो वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्लीन और हाइजेनिक हो जाएगा, थोड़ा पॉल्यूशन भी उसके अंदर कम होगा। ऑल ओवर फर्नेस को कंट्रोल करने की बात करेंगे तो थोड़ा क्लीन एटमॉस्फेयर होगा, मेंटेनेंस भी थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और जो कंट्रोल है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करना, कम करना, है ना, फर्नेस को ऑन ऑफ करना, ये सब इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क की बात करेंगे, कि इलेक्ट्रिक आर्क को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट होगा? क्योंकि वो जो बीच में गैप है, कौन सी गैप, इलेक्ट्रोड और पिघली हुई धातु की जो सरफेस है उसके बीच में जो गैप मेंटेन करनी होती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए कंट्रोलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क स्पेशली इस प्रोसेस के अंदर, इस फर्नेस के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस, यानी कि लिमिटेशन बोल सकते हैं आप डायरेक्ट आर्क फर्नेस की। लास्ट में हम देखने वाला है एप्लीकेशन, कि भाई इतना महंगा या फिर इतना अच्छा जो हमने फर्नेस बना दिया है, तो वो कहाँ पे यूज़ होगा। तो जनरली वो यूज़ होता है हाई क्वालिटी कार्बन स्टील, यानी जो हाई कार्बन स्टील होते हैं उसको पिघालने के लिए,
एलॉय स्टील होते हैं, ठीक है, उसको पिघलने के लिए। और बल्क में यानी ज़्यादा अमाउंट में, जहाँ कहीं पे भी आपको स्टील प्रोड्यूस करना है, स्टील बनाना है या फिर स्टील को पिघाल के यूज़ करना है, तो वहाँ पे ये जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस है वो यूज़फुल होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आज हमारा अभी ये पूरा जो टॉपिक है डायरेक्ट आर्क फर्नेस, वो 2 लेक्चर के साथ कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज बोली गई है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडक्शन फर्नेस की ओर, और एक फर्नेस है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।